हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं दो घात समीकरण। दो घात समीकरण होता क्या है? जब हम दो घात बहुपद को शून्य के बराबर या शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमारा दो घात समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब दो घात बहुपद को, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जब दो घात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या? जब दो घात बहुपद को हम शून्य के बराबर या शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? दो घात समीकरण हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दो घात समीकरण होता क्या है, ये चीज आपको समझ में आई? मतलब जब दो घात बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं, शून्य के तुल्य कर देते हैं, तो वह हमारा दो घात समीकरण बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो घात बहुपद दिया हो। जैसे मान लीजिए दो घात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है? दो घात बहुपद है। अब इसको अगर हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? दो घात समीकरण हो जाता है। ये हमारा क्या होता है? दो घात समीकरण हो जाता है। यहाँ पे जो है ए हमारा क्या होना चाहिए? ए हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां ए हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी चीज तो आपको समझनी होगी कि ए बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ए यहाँ पे 0 हो जाएगा तो अगर यहाँ पे ए 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। अच्छा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x की जो घात होगी वो 1 होगी। अगर ये 1 हो जाएगी, x की घात 1 हो जाएगी तो ये हमारा दो घात बहुपद तो होगा नहीं। तो अगर इसको हम 0 के बराबर कर दें तो हमारा दो घात समीकरण बनेगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे a बराबर 0 नहीं करते हैं। अगर a बराबर 0 नहीं करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात हमको 2 चाहिए। अगर हमको दो घात समीकरण बनाना है तो जो हमारा चर होता है उसकी मैक्सिमम घात यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 चाहिए। तो अगर 2 चाहिए, वो कंपलसरी है, तभी दो घात समीकरण हमारा बनेगा। अगर a बराबर 0 कर देते हैं यहाँ पे तो ये हमारा हट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे तब ये दो घात समीकरण नहीं बनेगा। अगर a बराबर 0 नहीं होगा तभी तो ये दो घात समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे कंपलसरी है ये कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो ये बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि दो घात समीकरण नहीं होगा। दो घात समीकरण में जो हमारा समीकरण होता है उसमें x की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होनी चाहिए, मिनिमम आप 1 या 0, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 कंपलसरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई कि दो घात समीकरण होता क्या है? ये चीज़ आपको समझ में आई? अब देखिए दो घात समीकरण बनाते कैसे हैं वो चीज़ हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं। ठीक है, न्यू पैटर्न पे आधारित, जो 2026-27 की शायद बेस्ट नई वाली। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। तो दो घात समीकरण की परिभाषा आपको तो समझ में आ गई कि जब दो घात बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो हमारा दो घात समीकरण बन जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है।
और उसका मानक रूप हमने आपको बताया क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अब देखिए दो घात समीकरण बनाते कैसे हैं, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है इसमें, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जान और जीवंती कोई दो लोग थे, उनके पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45, ठीक है। 45 कंचे, दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं। दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे। मतलब हमको दो घात समीकरण ऐसा बनाना है कि हमको पता चल जाए उसको सॉल्व करने पर कि उनके पास प्रारंभिक अवस्था में, मतलब शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। दोनों को मिलाकर 45 थे, ये तो हमको पता है, लेकिन दोनों को मिला के थे ना, दोनों को अलग अलग करने पर कितने कंचे थे वो हमको जानना है। तो इसको चलिए दो घात समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। देखिए जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जान और जीवंती दोनों को मिलाकर कितने कंचे थे, 45। तो अगर एक के पास, जैसे मान लीजिए ये कोई ए है और ये बी है, इन दोनों को मिला के हमारे पास 10 रुपया है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारे पास 10 रुपया है। अगर मैं कहूँ ए के पास हमारे पास 5 रुपए थे, तो बी के पास कितने होंगे, बी के पास 5 रुपए होंगे ना। अगर मैं कहूँ ए के पास 5 रुपए थे तो बी के पास कितने रुपए होंगे, 5 रुपए होंगे। अगर मैं कहूँ ए के पास 3 रुपए थे तो बी के पास कितने रुपए होंगे, 7 रुपए होंगे ना। कैसे ये हमको 7 रुपए मिला, ये हमको मिला 10 - 3 करने पर। इसमें से इसको घटाया तो हमें जो बी की वैल्यू थी वो पता चल गई। जैसे ए के पास यहाँ पे 7 रुपए हो जाए और दोनों को मिला के हमारे पास 10 रुपए है, तो बी के पास कितने होंगे, 3 रुपए होंगे। कैसे पता चला, ए और बी को मिला के 10 रुपए थे हमारे पास, ए के पास अगर 7 रुपए है तो बी के पास कितने होंगे, 3। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमको कैसे पता चला, इसमें से इसको घटाने पे प्राप्त हुआ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बोला जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के कितने रुपए थे, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे थे, 45 कंचे थे। तो मान लेते हैं, माना जान के पास x कंचे थे, ठीक है। जान के पास x कंचे थे, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, 45 - x हो जाएंगे, 45 - x हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर a है और b है, दोनों को मिला के हमारे पास 10 रुपया है। अगर मैं कहूँ a के पास हमारे पास 4 रुपया है तो b के पास कितना होगा, दोनों को मिला के 10 रुपए हैं, a के पास 4 रुपये में कहूँ तो b के पास कितना होगा, 6 रुपये होगा ना। और 6 कैसे मिलता है हमको, 10 में से 4 घटाने पर। अच्छा, 10 में से 4 घटाने पर हमको 6 मिला, ठीक है, ये चीज मिली। उसी तरह अगर मैं कहूँ ए के पास अगर y रुपया है तो b के पास कितना होगा, 10 - y, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या 10 आ रहा है, हाँ, क्योंकि y से y कट जाएगा तो 10 आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी तो माना जान के पास x कंचे थे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x। अच्छा,
इन दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। अच्छा जोड़ लीजिए, देखिए क्या यहाँ पे 45 आ रहा है। अगर इनको इनको आपस में जोड़ेंगे x प्लस 45 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल, तो हमारे पास 45 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सही किया। ठीक है, ये मैं आपको इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि अभी जो है एकदम बेसिक से जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी चैप्टर की जो शुरुआत हुई है, तो एकदम डिटेल में कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया, जान और जीवंती दोनों के पास यहाँ पे कुल मिलाकर 45 कंचे थे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा है। तो हमने क्या माना जान के पास x कंचे थे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या जो हो जाएगी 45 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दोनों 5-5 कंचे जो है खो देते हैं। यहां तक पढ़ी क्वेश्चन को, दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। अब इसमें से क्या आता है, जान भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या जान के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब हमने क्या माना, जान के पास कंचों की संख्या x है, तो अगर उसमें से भी 5 खो जाते हैं, 5 उसके मतलब अगर जान के पास x कंचे थे, उसमें से 5 खो जाते हैं, तो कितने बचेंगे। अगर मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से 10 रुपए खो जाते हैं, तो 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 ना। अगर मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से x खो गए, x कुछ पैसे खो गए, तो हमारे पास कितने पैसे बचे। तो अब इसको जो है सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो बस हमारा यही हो जाएगा, हमारे पास इतने बचे। अब जैसे x की जगह पे कोई वैल्यू आ गई, जैसे मैं कहूँ, जैसे यहाँ पे 100 है, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से कुछ खो गए, मैंने मान लिया x खो गए, तो ये 100 माइनस एक्स हमारा जो हो जाए बचा होगा, जो होगा हमारा बचा होगा। जैसे x की जगह पे मैं कुछ भी रख दूँ, मेरे पास 20 रुपए खो गए, तो यहाँ पे 20 में रख दूंगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी जो है ये सॉल्व नहीं होगा, तो बस हमारा इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे जो है x कंचे थे जॉन के पास, तो x में से 5 कंचे जो है खो गए, तो x माइनस 5 इतना हो गया। जान के पास 5 कंचे खो जाने के बाद कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या जो होगी, अच्छा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी, 45 माइनस एक्स थी, तो 45 माइनस एक्स ये हमारे पास जीवंती के पास कंचों की संख्या थी। इसमें से भी 5 खो गए, तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। अब देखिए x में से 5 तो घटेगा नहीं, क्योंकि ये चर है, ये अचर है, तो 45 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे जीवंती के पास कंचों की संख्या। इतनी चीजें आपको समझ में आई, अब कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है, चलिए देखिए, अब देखिए यहां से जीवंती के पास कंचों की संख्या हमारे पास इतनी है, जान के पास कंचों की संख्या हमारे x माइनस 5 है। हमारा जो क्वेश्चन है कहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब क्या बोल रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। देखिए, क्योंकि कंचों की
कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 124 है। तो हमारे पास कंचे कितने हैं? x-5 और 40-x। इनका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो x-5 और 40-x। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, यहाँ पे बोल रहा था माना जान के, हमने बस क्या माना है, अज्यूम किया है, बस माना जान के पास x कंचे थे, तो जाहिर सी बात अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास जो है 20 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए, मेरे पास सॉरी, अगर मैं कहूँ आप और मैं दोनों मिला के मेरे पास 50 रुपए हैं, आप और मैं दोनों मिला के 50 रुपए हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास 20 रुपए हैं, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? जाहिर सी बात 30 रुपए बचेंगे। कैसे किया? 50 में से मैंने अपने घटा दिया तो आपका जो है आ गया। सेम वही चीज, दोनों के पास 45 थे, तो जान के पास मैंने मान लिया x है, तो जीवंती के पास 45-x हो जाएंगे। क्या माना? जान के पास x मान लिया, जीवंती के पास 45-x हो जाएंगे। अब दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। तो ये जान जो है 5 कंचे जब खोएगा तो x-5 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो निकल जाएंगे, क्योंकि 5 तो खो गए उसके, तो 5 निकल जाएगा। वैसे सेम जीवंती है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, 5 कंचे उसके भी निकल जाएंगे, तो 45-x। अब ये आपको सॉल्व करना तो आता है ना, इतना इतना आपको सॉल्व करना तो आता है, इसको मैं मान के चल रहा हूँ इतना आपको आता है। वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है कि संख्या में से संख्या को घटा देते हैं, बाकी जो x-y-z होता है उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो 40-x हो जाएगा, बस इतना। अब बोला है कि इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, तो 124 है, तो दोनों का गुणनफल कर दिया तो 124 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणनफल तो आपको करना आता ही होगा। अब गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? x का गुणा इसमें करते हैं, फिर x का गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40x और फिर -x²। सेम वैसे -5 का गुणा 40 में करेंगे, फिर -5 का गुणा -x में करेंगे। तो -5 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौके 20, 200। फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 124। क्लियर है इतनी चीजें? फिर क्या करेंगे? इनको अब अरेंज कर लेंगे, मतलब एक कायदे से लिख लेते हैं भाई, कायदे से अरेंज करके सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा x² और यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 40x है, कितना हो जाएगा? 45x। क्लियर है इतनी चीजें? -200 बराबर 124। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब क्या करना है? इसको जो है या इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं, -x² प्लस 45x। इसको जब उठा के इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतर करना ये तो आपको आता ही होगा। जब बराबर से इस साइड कोई चीज लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या है? बदल जाता है। तो 124 को जब इस साइड लेके आएंगे तो उसका चिन्ह यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ समझ लीजिए प्लस है, तो जब ये प्लस का चिन्ह ले इसके पास है तो जब इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का। तो ये -200 और इस साइड जब आएगा तो -124 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं। -x² प्लस 45x, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4 और 2 324 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा दो घात समीकरण। इसी इक्वेशन की मदद से, इसी समीकरण की मदद से आप जो है ये बता सकते हैं कि उनके पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो अभी एक लाइन और लिखनी थी, यहाँ पे मैं इस चीज को उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसको जो अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, माइनस थोड़ा सा आगे निकला है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो क्या करेंगे? माइनस से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा x², जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस की जगह -45x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस 324 बराबर 0। ये होगा हमारा फाइनल इक्वेशन। और जो ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे, यानी जान और जीवंती के पास शुरू में जितने कंचे रहे होंगे, वो जो वैल्यू होगी, वो जो कंचों की संख्या होगी, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आपको बस एक लाइन लिखना होगा कि जान और जीवंती के पास शुरू में जितने कंचे थे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ नीचे आप ऐसे लिख देंगे कि, एक मिनट रुकिए, ठीक है, मैं लिखवा ही दे रहा हूँ। अतः जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या प्राप्त समीकरण को संतुष्ट करेगी। कंचों की संख्या प्राप्त समीकरण को संतुष्ट करेगी। वैसे सही बताऊं ना, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। आप जो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बताता हूँ, इसका जो सेकंड पार्ट। तो अब देखिए हमारे पास दूसरा जो उदाहरण है, मतलब उदाहरण नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। इसमें क्या बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, ये एक खिलौने की बात कर रहा है, दिन में ढेर सारे निर्मित करता है। जैसे मैं कहूँ एक दिन में अगर 50 मार्कर बनाता है, कोई कंपनी है जो एक दिन में 50 मार्कर बनाती है एक दिन में, तो एक मार्कर की जो कीमत है वो 55 में से एक दिन में जितने खिलौने या जितने मार्कर बनते हैं उसको घटाने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ये फिक्स नहीं है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यहाँ से यहाँ तक चीजें देखिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से, जो एक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, मतलब 55 में से अगर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दिया जाए तो वो एक, तो यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का वो जो है मूल्य होता है, एक खिलौने का जो मूल्य होता है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। बस इतना ही क्वेश्चन है हमारा, इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई? बस यहाँ तक मैं आपको समझा दिया। फिर कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई? और अच्छे से समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। किस दिन? उस दिन जिस दिन कह रहा किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। जिस दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, उस दिन हम खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं, क्योंकि उसी दिन हमको निकालना है। यहाँ पे उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसी को हम x मान लेते हैं। तो माना
उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, या उस दिन या किसी दिन या मतलब डे बाय डे, मतलब जो उस दिन निर्माण हुआ था खिलौना, मतलब किस दिन, जिस दिन लागत 750 थी, उस दिन खिलौनों की संख्या क्या होगी, x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, ये एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है। तो 55 में से, अच्छा, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या है, एक खिलौने का मूल्य क्या है वो हमको निकालना है। और एक खिलौने का मूल्य यहाँ पे दे रखा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, अब यहाँ तक आप समझ लें, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहाँ तक समझिए। पहले यहाँ इतना लिख लेता हूँ, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्राप्त संख्या के बराबर, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हमने क्या मानी है, x मानी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि एक खिलौने का मूल्य क्या है, इतना है। और एक दिन में जो खिलौने की जो निर्माण किए गए संख्या है, एक दिन में जो खिलौने की निर्माण, मतलब एक दिन में जो खिलौने का निर्माण करता है वो संख्या कितनी है, x माना है। और एक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 माइनस x है। ठीक है, वो 55 माइनस x है। ये चीज आपको समझ में आई। मैं फिर से एक बार समझा दूं आपको कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जैसे एक कोटे दो रोग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के प्राप्त संख्या के बराबर है। यहाँ तक चीज़। तो पहले हमने क्या मान लिया कि एक दिन में खिलौनों की संख्या क्या है, x है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, x है। तो एक खिलौने की जो संख्या, एक खिलौने का जो मूल्य है, तो एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। यहाँ तक बस क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब क्या बोल रहा है, जैसे आप देखिए, बात समझिए। अब यहाँ पे जैसे मैं कहूँ एक दिन में आप जो है 50 पेज लिखते हैं। एक दिन में क्या है, 50 पेज लिखते हैं, 50 पेज लिखते हैं। ठीक है, और एक पेज लिखने में आपको जो है 2 रुपए की, एक पेज लिखने में आपको 2 रुपए की इंक खर्च करने पड़ते हैं। तो 50 पेज लिखने में आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह आप एक दिन में, मान लीजिए एक दिन में 20 पेन का जो है निर्माण करते हैं। एक दिन में 20 पेन का जो आप बनाते हैं, मैं कहूँ आप अगर एक दिन में 20 पेन बनाते हैं और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो आप दिन में कितना कमा लेते हैं, दिन में कितना, तो 20 पंचे 100 रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, सेम यही पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो होता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी। तो एक दिन में आप x बनाते हैं, एक दिन में x सामान, मतलब जितना भी बनाते हैं, एक दिन में जो पूरा सामान बनाते हैं, या एक दिन में कुल निर्माण किए खिलौनों की संख्या जो है x है,
और एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 माइनस एक्स है, तो उस दिन कितना रुपया वो बनाएगा, कमाएगा। अगर एक खिलौने की कीमत 55 माइनस एक्स है और दिन में एक्स जो है वो पूरा खिलौना बनाता है, एक्स खिलौना बनाता है, और एक खिलौने का जो मूल्य 55 माइनस एक्स है, तो टोटल वो कितना मतलब बना लेता है, कितना रुपए बना लेता है, कमा लेता है। तो यहाँ पे जो है वो कुल जो है एक दिन में अब यहाँ पे देखिए किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, एक दिन में निर्माण लागत, तो एक दिन में निर्माण लागत कितनी हो जाएगी उसकी। अगर मैं कहूं एक दिन में जो है एक्स जो है वो खिलौनों की संख्या एक्स है और एक खिलौने का जो मूल्य 55 माइनस एक्स है, तो लागत उसकी जो एक दिन में होगी कितनी होगी कि 55 माइनस एक्स गुणे एक्स होगी। और ये चीज हमको दे रखी है यहाँ पे दे रखी है, तो ये बराबर हो जाएगी 750 के, ये बराबर हो जाएगी 750। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका सलूशन तो आपके पास है, आपके बुक में इसका सलूशन है। ये मैं बात आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हुआ है ये चीज, वरना मैं सॉल्व करके आपको निकल लेता फिर। ये मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए कैसे हो रहा है, ये चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे आप दो घात समीकरण बनाएंगे ऐसे आपको कहानी दे दी जाए तो। ये चीज आपको समझ में आ रही कि अगर आपको ऐसे कहानी लिख के दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए हाँ दो घात समीकरण बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप। दो घात समीकरण बनाने का जो प्रॉपर मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको इस साइड लेके आते हैं या इस पूरी टर्म को इस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, जीरो बच जाएगा। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 750, और इसको जब इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 55x। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब है इसको जो x की घात के घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो x की सबसे ज़्यादा घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद x है माइनस 55, x है फिर 750 है बराबर 0। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, जो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी इसमें जो है उसका जो मान रखेंगे वो संतुष्ट करेगा इसको। तो ये द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त हुआ ये आपको समझ में आया, कैसे प्राप्त हुआ मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो मान लिया मैंने एक्स खिलौने निर्मित करता है, मान लिया मैंने एक्स, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या एक्स है, ठीक है। ये मैंने उस दिन इसलिए लगाया है, ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन उसने 750 रुपये कुल निर्माण लागत थे, उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन 750 रुपये लागत थे, ठीक है, इसलिए मैंने उस दिन लगाया है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को अगर 55 में से घटा दिया जाए तो एक खिलौने का जो है मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो इन दोनों को आपस में जब गुणा कर देंगे तो हमारे पास उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है, खिलौने के जो निर्माण लागत है वो प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास, उदाहरण नंबर 2 इसने बोला है कि बस चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं। तो दो घात समीकरण का मानक रूप मैंने आपको बताया शुरू में, मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मानक रूप होता है।
तो इस रूप का जो भी आपको इक्वेशन दिख जाए वो हमारा क्या होगा, दो घात समीकरण होगा। लेकिन ध्यान रहे इस रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, दो घात समीकरण होगा, दो घात समीकरण। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए आप लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो अब क्या करेंगे, इसको इसी बेस पे तोड़ देंगे। तो ये हमारा a का काम कर रहा है और ये हमारा b का काम कर रहा है, और ये पावर में घात 2 है, पावर 2 है सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 एक्स प्लस 1, इसको मैंने लिख दिया 2x माइनस 3। अच्छा ये कैसे हुआ, मैं आपको यहाँ पे इतना वाला पार्ट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसी फार्मूले पे है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या किया हमने, a का वर्ग किया, फिर प्लस प्लस यहाँ पे प्लस, और फिर b का स्क्वायर प्लस b मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर माइनस माइनस 2 गुणे x गुणे b मतलब 2। तो ये हो जाएगा, बस हमने जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ x रख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ हमने 2 रख दिया, बस सॉल्व कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 दूना 4 माइनस 4x। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो ये प्राप्त हुई, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, बस इतनी दूर। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4 और 1 कितना होता है 5, या पहले इसको लिख लेते हैं माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2x माइनस 3। अब जो इसको इन सबको एक साइड लिख लेते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये 2x है तो इस साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। अब यहाँ पे 5 है, ये 3 है, यहाँ पे नेगेटिव 3 है, तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और ये इस साइड आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। अब इन सबको क्या है, जोड़ या घटा लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं जब संख्याओं का चिन्ह समान होता है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। जब संख्याओं का चिन्ह समान हो, साइन सेम हो, तो संख्याएं आपस में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे -5 लिख दिया जाए, -3 लिख दिया जाए, और यहाँ पे +4 लिख दिया जाए, +9 लिख दिया जाए। तो जब संख्याओं का चिन्ह समान हो, जैसे ये भी नेगेटिव, तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लिखा जाता है। तो 5 और 3 क्या होता है, 8 होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 4 और 9 कितना होता है 13, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखे या ना लिखे डजंट मैटर, उससे मिलेगा, ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जब भी संख्याओं का चिन्ह समान हो, संख्याएं आपस में घट जाती हैं, और किसी भी केस में हो हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, अगर असमान संख्याएं आपस में घट जाती हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो अब ये घट जाएगा, अब ये घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह असमान हो गया तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो -5 और +3 कितना होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2। मैंने आपको बताया जब संख्याओं का चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे। ये होता है घटाने और जोड़ने का तरीका। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको क्लियर होते रहने चाहिए। अब यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह यहाँ पे, माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, तो 4x और 2x सेम चिन्ह है, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, तो 4 और 2 कितना होगा 6, और संख्या का चिन्ह कौन सा उतरेगा, बोलो भाई, संख्या का चिन्ह कौन सा उतरेगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, और 5 और 3 कितना होता है 8
बराबर 0। तो ये हो गया हमारा जो प्राप्त हुआ। अब इसको हम दो घात समीकरण तो कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी हम तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्या ये इस रूप का दिखाई दे रहा है? क्या ये इस रूप का दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ। कैसे? यहाँ पे एक ही जगह पे, यहाँ पे अगर एक लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे -6 है, सी की जगह पे 8 है, तो बराबर 0 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, यह एक दो घात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि ये इस रूप का है। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये चीज आपको समझ में आई? अब जो वीडियो पॉज करो भाई, फट से इसको सॉल्व करो, आंसर मैच कर लो यार। क्या यार देखते रहते हो, क्या करना है? वीडियो पॉज करो, वीडियो फट से पॉज करो, इसके बाद इन सबको सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करना। आंसर तो आपकी बुक में दिया ही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया संख्याओं का चिन्ह समान हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर नहीं होते, उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी जो होनहार क्या बोले भाई उनके लिए। अब देखिए, अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी कुछ बच्चों को जो है मल्टीप्लाई ही नहीं करना आता होगा, ये बात सत्य है। कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई ही नहीं करना आता हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? x का गुणा x में, देखिए ये बाहर का पद है और ये अंदर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे? x को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का गुणा इसमें करेंगे, और यहाँ पे x का गुणा x में जो करेंगे तो ये आधार है, ये आधार है, और इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाएंगे, एक और कितना होगा? x² होगा। तो इसीलिए जब भी हम x इंटू एक्स लिखा रहता है तो x² डायरेक्टली लिख देते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए मैं जो है यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ। अब एक्चुअली बताऊँ मैं वास्तव में होता क्या है, आपके एग्जाम्पल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन उठा लेगा NCERT की बुक से, उससे बाहर देगा ही नहीं, और सेम क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, यही आपके पेपर में आते हैं डायरेक्ट। तो x का गुणा इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, और फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस 8 बराबर, अब इसका देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो x का गुणा x में तो x², फिर x का गुणा -2 में करेंगे तो -2x, फिर अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, फिर 2 है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा? 2x होगा, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा? 4, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस कितना होता है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज और हो कि जब भी बीच में बराबर हो, बीच में बराबर हो और संख्याएं जो है इस साइड समान हो, जैसे यहाँ पे 4x प्लस 5 बराबर 4x माइनस 7। अब क्या करेंगे कि इसको हम काट सकते हैं, यह 7x लिख दिया, x² भी कर सकते हैं आप। तो मेरा मकसद बस ये बताने का है, एक कॉन्सेप्ट बताने का है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 4x है, 4x है, बीच में बराबर है, तो ये आपस में घट जाते हैं या कट जाते हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, बस मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। और कैसे खत्म होता है ये भी आप देख लीजिए। मैं इन सब चीज़ों को एक तरफ लेके जाता हूँ, तो इन सबको उठा के इस साइड लेके आता हूँ, तो ये 4x माइनस 7x² होगा। तो इसको जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह है, जब बराबर की साइड जाएगा तो -4x हो जाएगा, और इसको जब लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए ये 4x है और ये भी 4x है, ये भी 4x है, ये भी 4x है,
तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 0। 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 0। ये तो कट गया, फिर -7x² - 5 = 0। तो देखिए ये अपना अपना मतलब ये 4x कट गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे ही काट देते हैं। वैसे मैं यहाँ पे काटूंगा नहीं, आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब भी बराबर दोनों पक्षों में समान संख्या दिख जाए तो संख्याएं जो आपस में कट जाते हैं। तो x² पहले सारी टर्म को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x² + x + 8 = x² माइनस, अच्छा 2x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा 0 -4। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे, इन सबको उठा के इस साइड लेके आएंगे। तो ये x² + x + 8 इन सबको उठाएंगे -x² + 4 = 0। अच्छा यहाँ से यहाँ लाए तो इसका चिन्ह पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसका चिन्ह नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए x² है x²। अब मैं कहूँ आपसे x² में से x² घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इसमें क्या है, कुछ बच्चे क्या है कंफ्यूज कैसे घटाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक x² है, ये भी एक x² है, अब जो है यहाँ पे एक x² है -1 x² है, ठीक है। अब मैं कहूँ एक में से एक घटाओ तो कितना आएगा 0 x²। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो 0 आएगा। तो ये चीज जो है x² में से x² घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये कैसे पता चला कि एक में से एक जाएगा तो कितना आएगा 0। 0 पूरा x² में करेंगे तो 0। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कैसे घटती हैं, ये मैं इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ कि आगे चल के अभी आपको ट्राइगोनोमेट्री भी पढ़ना है, त्रिकोणमिति। तो x² में से x² जाएगा तो 0, तो x और यहाँ पे x बच गया और 8 4 कितना होगा 12 = 0। तो ये हमें प्राप्त हुआ। अच्छा ये हमें प्राप्त हुआ, इससे हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो क्या हमें, अच्छा हमको ये भी बताना है, कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में ये भूल गया, ये भी बताना है कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, ये बताना है। तो क्या आपको ये दो घात समीकरण दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे कहीं आपको x की घात 2 दिखाई दे रही है, x की घात 2 दिखाई दे रही है, या फिर ये ax² + bx + c के रूप का दिखाई दे रहा है कहीं? तो आप कहेंगे नहीं, ये ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं दिखाई दे रहा है, तो के रूप का नहीं है, नहीं है तो यह दो घात समीकरण भी नहीं है। सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। तो आपने ट्राई किया होगा, तो आपका x + 12 = 0 ये आया था। ईमानदारी से कमेंट में बताना ये आया था। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4, ये बताना है कि ये क्या है, हमारा दो घात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि a + b का होल क्यूब का, a + b का होल क्यूब, देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है हमारा फार्मूला। और इसी फार्मूले पे इसको पहले हम तोड़ेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर है। चलिए देखिए इसी फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। तो देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 2 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, बाद में इसको बराबर इसके कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इतना पार्ट सॉल्व करके यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। ऐसा चलेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, जैसा बोलो भाई आप। यार सुनाई तो नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप। चलिए मैं ऐसे ही करवा दे रहा हूँ। x + 2 का होल क्यूब
तो यहाँ से हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सेम ऐसे चलना है ना भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, चलो यहाँ पे 3 लिख दिया, गुणे a गुणे b, तो गुणे x गुणे 2, ब्रैकेट बनाया a प्लस b तो x प्लस 2। सही है ना भाई, सही है, इतना क्लियर है। आगे एक्स क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब आज से याद रखना कितना होता है 8, तो ये होता है 8 प्लस 3 दूना कितना होता है 6x और x प्लस 2। इतना क्लियर है भाई। अब इसका जो है अंदर, इसको 6x को अंदर भेज देंगे, अंदर भेजने का मतलब है 6x का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, 6x का गुणा x में करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 में करेंगे तो 12x होगा। ठीक है, अब इसी चीज को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, किसकी जगह पे भाई, इसकी जगह पे, क्योंकि ये इसी के बराबर है ना, x प्लस 2 का होल क्यूब के, इसी के बराबर तो ये था। अब मैं इसकी जगह पे इसको रख सकता हूँ, तो रख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि बराबर के दोनों तरफ अगर कोई समान संख्या दिख जाए या समान व्यंजक दिख जाए तो उसको उड़ा देते हैं गोली मार के। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, काट दूँ, चलो नहीं करते हैं यार, घटा देते हैं इसको, इस सारी टर्म को उठा के इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे प्लस 8 है, तो इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0। अब इसमें से ये घट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बचा 6x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 12x, 8 4 12 बराबर 0। अच्छा, एक चीज़ और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है कि 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 6 हमको यहाँ पे सब में उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? 6 क्या है, इसमें सब में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो 6 जो है कॉमन कर लेते हैं, 6 जो है कॉमन कर लेते हैं, या फिर एक चीज़ कर सकते हैं, ऐसे आपको उभयनिष्ठ कॉमन समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे 6 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे भी 6 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 6 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो क्या करते हैं सब में 6 से भाग लगा देते हैं भाई, सब में 6 से भाग लगा देंगे, तो 6 से जब इसमें भाग लगाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 6 से भाग लगाने पर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 से इसको इस तरह से कर सकते हैं यार, 6 बटे 6 बटे 6 बटे 6, हाँ इस तरफ भी ध्यान रखना है, सेम संख्या से ही भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 मतलब 2x, फिर यहाँ पे 2 बराबर 0, 0 में अगर 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा दो घात समीकरण। अच्छा, ये चीज़ आपको इस तरह की दिखाई दे रही होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिखाई दे रही होगी, तो हाँ यह हमारा क्या है, दो घात समीकरण है। इसको आप नीचे लिख दीजिए कि ये जो प्राप्त समीकरण है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक दो घात समीकरण है। इसको आप लिख लीजिएगा जरूर, मेरे पास स्पेस में है इसलिए भाई नहीं लिख रहा हूँ। चलिए अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 आपका समापन की तरफ है, और इसके बाद जो है प्रश्नावली या जो भी एक्सरसाइज वो पॉइंट 1 आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, x का गुणा अंदर कर देंगे, तो ये होगा, पहले इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x
स्क्वायर फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन सभी चीज़ों को उठा के इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर इसको एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अगर कोई भी संख्या जैसे x लिखा है तो मतलब एक x लिखा है, y लिखा है तो मतलब एक y लिखा है, अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो मतलब एक एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। एक लिखा नहीं जाता, वो हिडन रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x है माइनस 1 है बराबर 0। अच्छा, ये भी तो होगा समीकरण निकलेगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप पर है। अतः प्राप्त समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ लिया, इसको आपने नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसकी परिभाषा सीखी, उसका मानक रूप सीखा। इसके बाद हमने एनसीईआरटी के आपकी प्रश्नावली 4.1 के पहले का जो भी उदाहरण 1 नंबर 1 था, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया, उदाहरण नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया। तो आज हमारा उदाहरण क्या है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है अब हम प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। आप जो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको जो है कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।